नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। एक अच्छी न्यूज़ भारत के लिए है और मोदी सरकार की एक उपलब्धि है चाइना के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। मुझे लगा कि ये उपलब्धि हम सबको शेयर होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ की बैठक हुई और आईएमएफ मैं आपको बता दूं कि विश्व की जो फाइनेंशियल मामले में बड़ी, जिसको आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक को आईबीआरडी कहते हैं, एक को आईएमएफ कहते हैं। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकरेटमेंट ये, और आईएमएफ कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो खबरें जो छपी वो आईएमएफ की छपी हैं, हालांकि मेरा मानना है कि आईबीआरडी के बगैर ये खबर हो नहीं सकती। आईबीआरडी है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब आईबीआरडी का मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो किसी भी कंट्री को लोन देती है और उसको अनुदान भी देती है कि भाई मानवता की बहाली के लिए आप ये काम करिए। कम उस पर देती है, कम ब्याज पर देती है। तो होता क्या है, मोस्टली कंट्री उससे पैसा उठा लेते हैं, आधा %, 0.25%, 1% ब्याज पर, और उठाकर देश में लगाते हैं। और देश में लगाकर या देश में इन्वेस्टमेंट करवाकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ा लेते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद उसको धीरे धीरे वो पैसा तो चुकाते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, उसमें कुछ अनुदान भी पा जाते हैं कि भाई ये काम अगर आप कर लें तो हम इतना आपको बिना रिटर्नेबल, बिना बिना ब्याज के भी दे देंगे, और कुछ ऐसा भी जिसमें आईएमएफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या आईबीआरडी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आईएमएफ जो रहता है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो एक्सचेंज का काम करता है खास तौर से। अब इंटरनेशनल करेंसी के रूप में गोल्ड है, हालांकि पीछे इंटरनेशनल करेंसी के रूप में यूएस डॉलर था, लेकिन 70 में 75 में यूएस डॉलर बड़ी तेज़ी से क्रैश हुआ, जिसका परिणाम निकला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गोल्ड को अपना एक्सचेंजर बनाया। इसी आधार पर हर कंट्री पर प्राइस तय होता है, उसका इंडेक्स तय होता है। गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन गोल्ड प्रमुखता में रहता है। उसके अलावा भी उसकी जीडीपी का परसेंटेज क्या है, उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, लेकिन गोल्ड उसमें सेंट्रल में रहता है। ये जो बीआरआई है ना, वन रोड इनिशिएटिव चाइना का, और सीपीईसी, 2014 तक जो सरकारें बैठी, मैं उन सरकारों में इंदिरा गांधी की सरकार को भी कहता हूं, मैं उन सरकारों में जवाहरलाल नेहरू की सरकारें कहता हूं, मैं उन सरकारों में नरसिंह राव की सरकारें कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कहता हूं। 2004 तक जो सरकारें बैठी, उन्होंने मोस्टली ने, जब ये गिलगिट बाल्टिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के नंबर आया कि चाइना इतना सारा इन्वेस्टमेंट कैसे करे, तो उसने आईबीआरडी को रिक्वेस्ट किया। आईबीआरडी में भारत सरकार सदैव ऑब्जेक्शन लगाती आई। उसने एशिया डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसको कहते हैं, उसी तर्ज पर स्टेट वाइज बैंकें बनी हुई, तो भारत जो जो एशिया में है वो एडीबी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। एशिया डेवलपमेंट बैंक को उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन भारत सब जगह ऑब्जेक्शन लगाता रहा कि भाई इनको फाइनेंस नहीं करना। 2004 के बाद एडीबी ने एक बड़ा फाइनेंस किया, आईबीआरडी ने भी एक बड़ा फाइनेंस किया चाइना को कि भाई हम वन बेल्ट इनिशिएटिव करना चाहते हैं और पूरे एशिया को जोड़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अपना समझाया। बस समस्या उसमें इतनी आ गई कि भारत सरकार ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। 2004 से लेकर 2014 तक भारत सरकार जो बैठी, उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उसका कारण ये भी रहा होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को अच्छा खासा पैसा आ रहा था, कांग्रेस और सीपीसी का गठबंधन हो रहा था, तो जो हो रहा है वो रोड बनाना चाहते थे, वो बना रहे थे। इसमें के फार्मूला भी आया था, मनमोहन सिंह के फार्मूला लाए थे, कश्मीर फार्मूला जिसको कहते थे कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो उनके पास रहेगा, जो हमारे पास है वो हमारे पास रहेगा, ऐसा कुछ फार्मूला आया था। उसमें उस समय की भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से विरोध कर दिया था और खूब प्रदर्शन हुए थे, तो वो रुक गया था। ये सब चलता रहा। 2014 तक जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए थे उन पर तो बीआरआई पर काम चल रहा था। 2014 के बाद किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने अगर पैसा मांगा किसी भी फोरम से संसार के, तो 2014 के बाद जो सरकार बैठी उसने उसको हर जगह ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन जो सैंक्शन हो चुका था, पैसा जो आ चुका था, वो तो लगाया गया।
तो जितना भी काम सीपीईसी का या वन बीआरआई का चला, वन रोड इनिशिएटिव का, वो 2014 से पहले के सैंक्शन थे, वो चल रहे थे। बात के सैंक्शंस मैं पूर्ण रूप से तो नहीं बता सकता कि 100% रिस्ट्रिक्शन लगे थे, लेकिन भारत सरकार सब जगह ऑब्जेक्शन लगा रही थी, ये कहते हुए कि वो हमारी लैंड है, हमारी सॉवरेंटी है, चाइना कैसे ऐसा कर सकता है, और आप अगर उसको फाइनेंस करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आप भारत की सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर बनकर भी उभरे, इसलिए संसार ने भी उनका साथ दिया। चाहे वो FATF क्यों ना हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, कभी रेड लिस्ट में डालने का ये सब चल रहा है मोदी जी के प्रभाव में। IMF बट FATF ने भी ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करे, यानी कि FATF अगर सैंक्शन लगा देता है तो किसी भी हालत में IBRD हो, चाहे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस IFC हो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, या फिर वो IMF हो, वो कोई भी लोन नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, कोई भी कंट्री इनको पैसा नहीं देगा। अब पाकिस्तान तो इस सिचुएशन से बीत रहा था, चाइना इस सिचुएशन में अभी अभी आया। मैं FATF की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन BRI के लिए और CPEC के लिए जब चाइना ने IMF को कहा, जो कि एक्सचेंजर है, एक्सचेंज भी कैसे होता है उसको भी आपको जानना चाहिए। एक्सचेंज ऐसे होता है कि हमारे पास रुपया है, हमने रुपया छापा, हमने अपने रुपए को अपने यहां गोल्ड स्टॉक के आधार पर छापा होगा, हम अपने रुपए को IMF में इकट्ठा करेंगे। IMF जो कोई भी भारतीय रुपया चाहेगा, यानी कि कोई वर्ल्ड इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो पहले IMF के पास जाएगा या RBI के पास आएगा, और यहां आने के बाद वो अगर मेरा रुपया वहां पड़ा है तो वहां से रुपया लेकर यहां खर्च करेगा और उनको अपनी करेंसी दे देगा। या फिर भारत सीधा ले रहा हो तो हम कहें कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, आप हमारे पास डॉलर जमा करिए, हम आपको रुपया बनाकर दे देंगे। हम एक्सचेंजर लगाते हैं, तो वो डॉलर जो हमारे पास रहता है, हम किसी और कंट्री में अगर जाते हैं जहां डॉलर चलता है वहां तो हम डॉलर खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी और कंट्री में जाते हैं जहां डॉलर नहीं चलता तो हम IMF में जाकर वो डॉलर जमा कर देंगे और वहां की करेंसी वहां से लेकर उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या फिर उस कंट्री को हम डॉलर दे दें या हम सोना दें उनको, ऐसे रहता है। तो IMF उसके अतिरिक्त भी काम करता है, यानी कि IMF के जो स्टॉक्स रहते हैं उन स्टॉक्स में हमारा स्टॉक रहता है 2004 से 2014 तक जो सरकार बैठी थी। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर की सरकार के समय पर हमारे पास जब IMF में ये समस्या बैलेंस ऑफ पेमेंट की आ गई थी, हमारे पास एक्सचेंज नहीं था, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी और बड़ी बुरी दशा हो गई थी, तेल कैसे खरीदें, तो फिर चंद्रशेखर अपना सोना गिरवी रखाए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। वाजपेयी की सरकार बैठी तो वाजपेयी ने अपनी पूरी सरकार इसी में लगा दी कि वो सोना कैसे मुक्त करवाया जाए। वो सोना मुक्त करवा कर आ गए, वो सोना मुक्त करवा कर ले आए। वो जो सोना मुक्त करवा कर ले आए, उसके बाद 2004 में सरकार बैठ गई, ये फिर इन्होंने वही उल्टी राग अलापना शुरू किया। और उसके अतिरिक्त वाजपेयी सरकार अगले 10 वर्ष के लिए वहां अपना स्टॉक भी बना चुके थे, यानी कि डॉलर्स वहां जमा कर चुके थे, सोना हमारा कुछ वहां जमा हो चुका था, हम अपना सारा छोड़ा लाए थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा स्टॉक जमा कर दिए थे कि भविष्य में भी अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की आवश्यकता पड़े तो हमारे पास पैसा वहां पर हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी हो। 2004 में सरकार बैठी, उसने वो सारी खर्च कर डाली, यानी कि हमने कुछ एक्सपोर्ट किया नहीं, हम इंपोर्टर बनकर रह गए, और जितने बड़े हम इंपोर्टर बनते चले गए उतना ही पैसा, वो जो फॉरेन करेंसी थी वो वहां जो हमारी पड़ी हुई थी सिक्योरिटी में, वो सब चली गई वहां की। और वो जब सब चली गई तो उसके बाद समस्याएं आनी थी। भगवान का एक खूबसूरत प्लान जिसमें नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया, इन्होंने फिर वही करना शुरू कर दिया और वहां से जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी फॉरेन करेंसी थी, वहां पर स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी का जमा हुआ स्टॉक 10 साल उन्होंने खर्च किया और कुछ कमाया तो था नहीं, देश नीचे चलता चला गया, फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ गई, रुपया जो है वो आसमान चढ़ गया, रुपया कमजोर होता चला गया, ये सब कुछ चला। अभी IMF में जब चाइना पैसे लेने गया, न्यूज़ें तो IMF की ही हैं, वैसे IBRD मैं मानता हूं कि IBRD ने भी ऐसा किया होगा, पैसा लेने गया तो उन्होंने बेल आउट पैकेज कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज को कंटिन्यू करने से मना तो नहीं किया, लेकिन स्लो डाउन कर दिया। उन्होंने कहा भाई अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, अभी हम आपको पाकिस्तानी करेंसी या इंटरनेशनल करेंसी नहीं दे सकते।
कारण क्या है? उन्होंने कहा कि एक तो पेंडेमिक का टाइम है, दूसरा है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और ये जो बेल आउट पैकेज है उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको उनकी कुछ बातें माननी पड़ती हैं। वो अपना एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान में आपको बात उनकी माननी पड़ती है। दूसरा, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाने शुरू कर दिए। भारत सरकार हर बात में, जब भी चाइना का नंबर आता है गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर, भारत सरकार खुले रूप से कहती है, पाकिस्तान से खुले रूप से कह चुकी है कि आप इस क्षेत्र को वापस करिए और आपको खाली करना पड़ेगा, और इसका प्लानिंग भी लगातार हो रहा है। हमने पीछे कई एक लेक्चर्स में ये बताया है कि चाइना ने गिलगिट बाल्टिस्तान बलूचिस्तान से अपना सपोर्ट धीरे धीरे करके अपने सैनिक, अपने जो कर्मचारी थे वो वापस बुला लिए हैं चाइना, क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि ये गलवान ना होता तो हम गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले चुके होते, ऐसा गणितज्ञों का मानना है। लेकिन गलवान करके चाइना ने एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान को बचाने का प्रयास किया। दूसरा प्रयास उन्होंने किया कि गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वीं प्रोविंस बना दिया जाए पाकिस्तान की, तब उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए। उसमें भी अभी सफलता नहीं मिली, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान बलूचिस्तान में बड़ी तेजी से आंदोलन चल रहे। गिलगिट बाल्टिस्तान का व्यक्ति पाकिस्तान का ही विरोध कर रहा है, और वो लगातार भारत से आग्रह कर रहे हैं कि आइए और हमें बचाइए, हम आपके लोग हैं। भारत सरकार भी बॉर्डर सचाए बैठी है, किसी भी समय भारत सरकार उस पर हमला करके उसको वापस ले सकती है, और पूरा विश्व समुदाय भी इस समय चीन के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए ये सब कुछ संभव इस समय है। इसी प्रक्रिया में जब ये सब कुछ संभव है, तो फिर सीपीईसी के लिए या फिर बीआरआई के लिए आईएमएफ पैसा क्यों दे? तो उन्होंने बेल आउट पैकेज स्लो डाउन कर दिया, पैसा देने से फिलहाल मना कर दिया। और साथ में चीन भी अब इस समय नए प्रोजेक्ट लाने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियली इस समय, जिस समय भारत से ट्रेड उसका कमजोर हुआ, और भारत से ट्रेड होना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पूरे विश्व से ट्रेड होना उसका खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी जड़ पर हमला किया है और लगातार कर रहे हैं। गलवान उन्होंने किया तो हम पाकिस्तान में के कब्जे में जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको तो नहीं वापस ले पाए, लेकिन हमने चीन के प्लान बी इस्तेमाल करते हुए चीन के पैर काटने शुरू कर दिए। वहाँ इन्वेस्टमेंट जाना खत्म हो गया, वहाँ की इंडस्ट्री भारत में आने लगी, और बहुत कुछ चल रहा है। तो चीन फाइनेंशियली जितना कमजोर होगा उतना भारत के लिए अच्छा है। तो चीन के पास भी अपनी इतनी शक्ति नहीं कि वो नए प्रोजेक्ट शुरू कर सके वहां, और आईएमएफ भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आईवीआरडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एडीबी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये सब के पीछे मोदी सरकार की अपनी स्ट्रैटेजी है, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, जिसका परिणाम ये है कि चीन इस समय पाकिस्तान से लगभग बाहर है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि मानना यह है कि चीन अगर यहां स्थापित हो गया तो वो चीन ही खा जाएगा। और लगातार पाकिस्तान को इसलिए पैसे नहीं दे रहा अब आईएमएफ, वो कह रहा है पहले ये बताओ चीन का कितना पैसा है, या तुमने कितना कर्जा संसार से ले रखा है। इन सब ऊहापटक के बीच चीन परेशान, और बीआरआई को एक बड़ा धक्का लगा है, सीपीसी को एक बड़ा धक्का लगा है। इस बीच में अगर हम वो भूमि वापस ले लेते हैं तो फिर क्या कहना। हालांकि ये वर्ल्ड राजनीति है, ये इंटरनेशनल राजनीति है, यहां लगातार झगड़े चल रहे हैं, और कूटनीति को कूटनीति मारती है, बम नहीं मारते। बम को बम मारेगा, कूटनीति को कूटनीति मारेगी। इसलिए मोदी सरकार की जो कूटनीति है वर्ल्ड वाइड, मैं कहता हूं उसको सभी को सल्यूट करना चाहिए, ताकि वो अप्रिशिएट हो, उनको और अच्छे से काम करने के लिए इनकरेज किया जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति हों आप, लेकिन इंटरनेशनली अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना आपकी और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। थैंक यू वेरी मच।